For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था और वो हमारा रिलेटेड था किस चीज से? फॉरेक्स से। और हमने उस फॉरेक्स से रिलेटेड चीजों के लिए कहा कि बड़े सारे चैप्टर बने हुए। फिर मैं आपको रिकॉल कराऊं, हमारा इरादा चैप्टर खत्म करना नहीं, हमारा इरादा उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। चैप्टर ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे। मैंने एक सीक्वेंस में आपसे कुछ बात की थी, वो ये था कि हमें फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने कहा कि फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी? जब हम फॉरेक्स जनरेट करेंगे और उसके बाद उस फॉरेक्स को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ी, लोगों ने उसको नहीं माना, कॉन्ट्रावेन किया, तब हम क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेट करने का मतलब हुआ कि जहां पे जो है हम पेनल्टी वगैरह इंपोज करेंगे। तो हम ज्यादा जो है वो रेगुलेटिंग नेचर से कहां पहुंचने लगे? मैनेज करने की तरफ। और उसी दौर में हमने कहा कि अगर हमें फॉरेक्स चाहिए तो कैसे आएगा फॉरेक्स? तो हमने कहा कि सिज जैसा जगह बनाओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वहां पे क्या करेंगे? लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, बहुत सारा बेनिफिट्स देंगे। किस मामले में भाई? मॉनेटरी कंसेशन मिलेगा उनको, टैक्स वगैरह की बचत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सस्ते दरों पे चीजें पहुंचाएंगे। कहा इससे क्या होगा? इससे लोग चाहेंगे कि क्यों ना हम उसी एरिया में जाकर के क्या करें? या तो प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमारे पास क्या आएगा? फॉरेक्स आएगा। इतना ही नहीं, हमने फेमा पढ़ा जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो फॉरेक्स को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी खरीदना है, इंडिया में कोई जो है वो पैसे लगाएगा, इन चीजों को हमने देखा। फिर हमने कहा कि अगर कोई जो है वो इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहे, अच्छी बात है भाई, उससे भी फॉरेक्स आएगा। इंडिया वाले इंडिया से बाहर जाकर के बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? इससे अभी तो फॉरेक्स लेगा, लेकिन क्या होगा? हमारे पास रेगुलर फॉरेक्स आता रहेगा। साथ ही साथ हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जैसा चीज बनाया जिससे लोगों को फैसिलिटेट किया, मैन्युफैक्चरर को भी, साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर को, कि देखो ये बेनिफिट मिलेंगे, ये स्टेटस मिलेगा, उसमें ये सारे प्रिविलेज मिलेंगे। ये सारा चीज क्या करने के लिए? फॉरेक्स जनरेट करने के लिए। इसी दौर में हम जिस टॉपिक को अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल। याद रखिएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और आगे जो भी आप पढ़ रहे हैं ये टोटली बेस्ड है फेमा पे। फिर आपको रिकॉल कराऊं, जिनका फेमा गायब है उन्हें इसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। थोड़ी दिक्कत का मतलब रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहा हूं, समझ तो सब लेंगे, लेकिन वो जो वाव फैक्टर होता है कि ये कहां से जुड़ा हुआ है वो मिस करता रहेगा। इसीलिए मैंने आपको उस समय भी बोला था कि बहुत ध्यान से फेमा को समझिए, क्योंकि ये फेमा जहां भी फॉरेक्स का ABC कुछ भी आए, ये सब जो है वो किससे आपका जो है कनेक्टेड है? फेमा से कनेक्टेड है। चलिए, तो अभी जिस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। छोटे छोटे से ये एस्पेक्ट है। क्यों छोटे छोटे एस्पेक्ट है? क्योंकि इनका मेन कहानी जो है वो कहीं ना कहीं हमने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। अब बस इसे लेकर के जहां इसके एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें करते चले जाना है। तो चलिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक एक्सटेंडेड आर्म हो गया जहां हम फॉरेक्स क्या करना चाहते हैं? रेज करना चाहते हैं। आसान शब्दों में जब हम बात करते हैं बोरोइंग का, तो इसका मतलब हम किसी से क्या ले रहे हैं? उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। अब यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा जो हम लोगों ने सिक्योरिटीज लॉ पढ़ा था, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, कुछ याद है? जहां पे हम लोगों ने जो है वो ECB का जिक्र किया था, जहां पे हमने EDR GDR का जिक्र किया था, FCCB FCEB का जिक्र किया था, और आपको कहा भी था कि जब आपको फेमा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने उस पूरे यूनिट को ही बोला फेमा में ही सब है, तो वहां पे फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वो शुभ घड़ी आ गया है जब हम उन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। और आप देखिएगा कैसे उस समय साइन बाग आपको एक एक क्वेश्चन के दो जवाब देंगे। जब हम लोग पूछेंगे कि सिक्योरिटी लॉ से ये कहाँ रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, बाबा जी भी उनका साथ देंगे, अंकिता भी साथ में भजन संध्या करेंगे। तो वहां पे आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने इस चीज को जो है वो कैसे पढ़ा था। चलिए, अगर हम बात करें और पहले थोड़ा पुराने ही टाइम में चले जाएं, सिक्योरिटी लॉ में ही, तो वहां हमने बात की थी कि हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं इंडियन कंपनी के पास इंडिया में फंड रेज करने के, है या नहीं? इक्विटी शेयर के जरिए, प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए, डिवेंचर के जरिए, बॉन्ड के जरिए, कंपनी से जो है वो पब्लिक डिपॉजिट के जरिए लोगों के बीच में जा सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। ये सारे तरीके थे, हाँ या ना? फिर हमने कहा था कि नहीं, इंडियन मार्केट सैचुरेट हो गया है। क्या हो गया है? यानी इंडियन मार्केट में पैसा नहीं, या हमें लेने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में हम किस मार्केट में जाएंगे?
तो वहां जो है वो सिक्योरिटी लॉ हमें कहता है कि ये भी एक तरह का तरीका है जिससे आप पैसे लाएंगे, तो इसीलिए हमने वहां पढ़ा था। यहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ला जो रहे हैं वो फॉरेक्स में ला रहे हैं, तो इसीलिए जो है यहां पे प्रोविजन इसके आएंगे। वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम हमने दिया था एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में ये सब आ जाता था जो हम कहते थे, ये सब उसी का पार्ट हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि उसको लेकर के किस तरह के लॉ बने हुए। तो एक हमने जो है वो वहां पढ़ लिया था सेबी वाला एस्पेक्ट, जो कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। यहां जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं वो ये बता रहा है कि चूंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, तो जरा इसमें सुन लीजिए कि फेमा क्या कहता है। ये बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हमें जो है वो यहां फिर दिक्कत होगी, यहां थोड़ा हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चीजों को जान रहे उससे कनेक्ट करेंगे तो बड़ा मजा सा आएगा। तो अब देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है, ईसीबी में किस किस तरीके से हम जो है वो पैसे अर्न करेंगे और ईसीबी को लेकर के क्या कंप्लायंस है। नाम ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अगर इसे हम कल के डेट में चेंज करने लगे, कन्वर्ट करने लगे, अब फिर ये वर्ड मैंने बोला कन्वर्ट करने लगे, किसी का दिमाग तुरंत हिट करेगा, हाँ समझ में आ गया, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। उसमें बताया था कि इक्विटी में क्या हो जाएगा। अब जब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पे बड़े सारे कैच आ जाएंगे। क्या कैच आ जाएगा कि इक्विटी में जब कन्वर्ट होगा तो एफडीआई के नॉर्म लगने लगेंगे। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज कंसेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तभी इसमें काम करने वाले को थोड़े ज्यादा पैसा मिलते हैं। ये जो है वो कंपनी के जो है वो फाइलिंग से अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला चीज है। तो जब हम कन्वर्ट करने लगते हैं तो वहां एफडीआई के नॉर्म्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एफडीआई का मतलब है जब कोई इक्विटी में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईसीबी जब कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में तो इतना जो है वो इक्विटी दे रहे हैं जितना एफडीआई में है भी नहीं। तो ये सारे चीज को हमें क्या करना रहेगा, कनेक्ट करना रहेगा। करें शुरू कनेक्ट करना। देखिए सबसे पहली बात हमने कहा कि ये जो है वो एक लोन के फॉर्म में, कर्ज के फॉर्म में है, जो इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर के एंटिटी से, इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर के एंटिटी से कर्ज लेती है, बोरोइंग करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए, इसीलिए उसको क्या बोला, कमर्शियल बोरोइंग। इंडिया के बाहर से ले रही, इसीलिए नाम क्या दिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इंडिया में आप कोई बिजनेस करना चाहते, यहां के बैंक से कर्ज लेंगे, ये पर्सनल बोरोइंग रहेगा या कमर्शियल बोरोइंग? आप घूमने फिरने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, ये भी कमर्शियल बोरोइंग में आता है, नाम ही होता है पर्सनल लोन। अगर आप देखेंगे तो यही तो बोला जाता है पर्सनल लोन। तो यहां पे बिजनेस करने के लिए पैसे ला रहे हैं कर्ज के रूप में, कहां से ला रहे हैं, इंडिया के बाहर के एंटिटी से ला रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब इसी में कहा गया कि उस बोरोइंग करने में ऐसा ना हो कि कॉस्ट ही ज्यादा लग जाए, इन्हीं चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें पीआरआई और पीआरओआई की, थोड़ा बात करें अब, क्योंकि अब तो फेमा हमने पढ़ लिया है, तो इसका मतलब है कि पीआरआई इज रेजिंग फंड फ्रॉम पीआरओआई, नहीं हो गया अगर हम इन जनरल बात करें तो, क्योंकि हम यहां पे इनकॉर्पोरेटेड हैं तो क्या हो गए, वहां के बैंक से ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पीआरओआई कहलाएगा। अब यहां पे मैं, हालांकि ये आपका एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन जानना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूं, ईसीबी में तुरंत चेंजेस आए हैं। पहले ईसीबी में क्या था, ये ओल्ड प्रोविजन है, बस इसके अगले ही पेज पे न्यू प्रोविजन पे आएंगे, लेकिन कनेक्टिविटी में आपको सुविधा होगी इसलिए। पहले क्या था कि जब हम कर्ज लेते थे तो बाहर से भी कर्ज ले रहे हैं तो उसके दो तरीके होते थे, एक फॉरेक्स में, एक रुपीज में। अगर उनके पास भी रुपीज है तो रुपीज में भी दे सकते थे, और एक हुआ फॉरेक्स में। फॉरेन करेंसी में जब कर्ज लेते थे तो उसे हमने दो पार्ट में रखा था, एक को बोलते थे ट्रैक वन और एक को क्या बोलते थे, नाम था। और इसमें दोनों में हम किस करेंसी में कर्ज लेते थे, एकदम आसान में चीजों को समझिए, कोई कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट नहीं है, बस इंटर रिलेटेड है तो ध्यान से समझिएगा। फॉरेन करेंसी में ही लेते थे, लेकिन किसी न किसी टाइम के लिए तो लेते थे। सोचिए ना, इंडिया में ही कर्ज लेते हैं तो उसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड होता है या नहीं? क्या मतलब हुआ मैच्योरिटी पीरियड का, वो शुभ दिन जिस दिन आप सूद समेत सारे पैसे देकर के सारा हिसाब खत्म, सारा चीज नक्की, यही तो था। और याद है इसी बेसिस पे हमने जो है एक टॉपिक पहले क्लास में स्टार्ट किया था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट।
जब हमारा फाइनेंशियल नीड 1 साल या उससे ज्यादा का रहता था तो हम उसे कैपिटल कहते थे, और 1 साल से कम का तो। और नीड के बारे में हमने बात किया था कि नीड पूरा होने का मतलब है जिससे पैसा लिया है सूद समेत एक एक पैसा उसका क्या करेंगे, वापस कर देंगे। और जब वापस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा कि हमारा नीड क्या था, इतने दिनों का था, तो उसको वापस करना कहलाया कि हमारा फाइनेंशियल नीड 1 साल से कम या 1 साल से क्या था, ज्यादा दिनों का। यही है आपका मैच्योरिटी पीरियड। इस मैच्योरिटी पीरियड का क्या मतलब हुआ, इस मैच्योरिटी पीरियड का मतलब हुआ कि इतने दिनों में, यानी कि जो हमारा एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है, इस बीच में जिनसे हमने पैसे लिए हैं, मुझे बताइए ये कर्ज है या नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी वापस करेंगे। अंतर बस इतना ही है कि कर्ज मिल रहा है फॉरेक्स में तो इंटरेस्ट भी किसमें देंगे, बस इतनी सी ही तो बात है। और जितने समय के लिए है, तो कहा यही पहले अगर 3 से 5 साल के लिए था उसका एवरेज मैच्योरिटी, तो हम उसको कौन सा ट्रैक बोल देते थे, ट्रैक 1। यही अगर आपका जो है वो कितने साल का, तो उसे क्या बोलते थे, ट्रैक 2। और यही जो आपने लिया है रुपीज में दिया है, लेकिन देने वाला कौन है, पीआरओ है, फॉरेन से आपको मिला, इंडिया के बाहर की कंपनी ने दिया है। किस फॉर्म में दिया है, रुपी में डिनोमिनेटेड है, तो उसे कौन सा ट्रैक बोलते थे, ट्रैक 3 बोलते थे। और इसका एवरेज मैच्योरिटी कितना होता था, 3 से 5 साल, 3 साल का 5 साल का ऐसे होता था। यही ट्रैक 3 कहलाता था। इसी में जो है वो चेंज हुआ। तो जो पहले 2 ट्रैक था, ट्रैक 1 और ट्रैक 2, वो किस पे डिनोमिनेटेड था, और ट्रैक 3। अब देखिए इसको किया क्या, इसी को जो है वो हमने जो है वो मर्ज कर दिया, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 को मिला करके कर दिया फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। क्या नाम दे दिया, और एक का नाम हमने दे दिया रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। इसमें कौन सा है, हमारे पुराने वाले ट्रैक 3 है। और अगर रुपी में कोई डिनोमिनेटेड क्या है, बॉन्ड वगैरह भी है, इंडिया से बाहर के बॉन्ड, ये समझ में आता है बॉन्ड। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये जुड़ा हुआ है कहां से, आपके इंस्ट्रूमेंट से। तो अगर सिक्योरिटी लॉ को भूलेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि हर चीज को क्लब कीजिए। और आप देखिए जब हम ईसीबी पढ़ रहे हैं तो जरा सेटिंग अप में जो जो चीज आपने पढ़ लिया है वहां कहीं ईसीबी आए तो रिवाइज करते वक्त उस जगह भी चीजों को डालिएगा। और यही वजह होता है कि जब हम सारे कोर्स को खत्म करके रिवीजन करते हैं तो ओवरऑल एफर्ट और कम हो जाता है, क्योंकि पढ़ेंगे तो चीजों को टॉपिक वाइज ही। जब वो पढ़ रहे थे तो मजबूरी था, ईसीबी उतना ही करके छोड़ा गया था, सिर्फ थोड़ा सा समझा था। अब ईसीबी पे जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो उसको वहां कनेक्ट करेंगे। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 किसमें डिनोमिनेटेड था, अब उसका नाम क्या हो गया, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। और जो ट्रैक 3 था जो रुपीज में था और उसमें शामिल कर दिया, अगर रुपी में ही डिनोमिनेटेड कोई क्या है, बॉन्ड है, तो जिसमें फिक्स रेट ऑफ क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अंतर बस इतना है कि इंडिया से बाहर की कंपनी जो है वो कर रही, तो कहा उसको भी किसमें शामिल कर लिया हमने, उसको भी हमने शामिल कर लिया रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी में। किसमें शामिल कर लिया, इसका मतलब 2 ही तरह का हो गया, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड यानी फॉरेक्स डिनोमिनेटेड ईसीबी और रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। क्लियर है। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन ये इसीलिए बताया कि कहीं कहीं आपको ट्रैक दिख जाए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे अमेंडमेंट करते करते समय लग जाता है। अगर कुछ दिखे तो समझ जाइएगा कि अमेंड नहीं है, मतलब ये ईसीबी के बारे में कह रहा है और फॉरेन करेंसी को डिनोमिनेट कर रहा है। अब यहां पे देखिए हम जब लोन ले रहे हैं किसके थ्रू, ईसीबी के जरिए, तो सबसे पहला चीज कहा गया करेंसी ऑफ बोरोइंग। तो 2 तरह का है, एक है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और एक क्या है, यही 2 है ना हमारा, इन्हीं के लिए प्रोविजन हम देख रहे हैं। तो कहा कि ये फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, इसका मतलब रुपी में होगा, डॉलर में होगा, क्या ये डॉलर में होगा, फ्रीली कन्वर्टेबल है, रुपी नहीं होगा, डॉलर होगा, पाउंड होगा, येन होगा, ये सारे करेंसी होंगे। और ये जब हम इंडिया के बाहर के जो है बैंक से कर्ज लेंगे तो किस में लेंगे, इंडियन रुपी में लेंगे। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आपको फॉरेक्स मिलेंगे ना, किस रेट पे मिलेंगे, कोई ना कोई तो रेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि शेयर मार्केट की तरह हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। ये फॉरेक्स का भी रेट लगातार क्या होता रहता है, अभी भी आप अगर डालेंगे तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, सुबह से कुछ, शाम में कुछ और बीच में कुछ और रहेगा। तो कहा क्या रहेगा, तो कहा एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू INR किस रेट से होगा, तो कहा गया कि प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट। किस डेट को,
लोन के लिए एग्रीमेंट होगा, किसके बीच में होगा? इंडियन एंटिटी और फॉरेन एंटिटी जो कर्ज दे रही, एग्रीमेंट हुआ। आप बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे ही इंडिया इंडिया समझते चलिए, इंडिया में बैंक से लोन लेने जाएंगे, साइन होगा एग्रीमेंट या नहीं? लोन एग्रीमेंट ही तो बोलते हैं। तो कहा उस दिन जो करंट रेट चल रहा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, उसी के रेट से मिलेगा। भले हो सकता है जिस दिन दे रहा उस दिन रेट क्या हो जाए, अलग भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हो सकता है $1 के बदले में 70 रुपया मिल रहा हो उस समय, और जब देने की बारी आई तो $1 के बदले में 71 हो रहा हो, पॉसिबल। लेकिन आपको जो मिलेगा किस रेट से? ये एक चीज, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। और या किस रेट से? एट द एक्सचेंज रेट विच इज लेस देन रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ कंसेंटेड बाय द ईसीबी लेंडर। या अगर रेट कम हो जाए और किसने मंजूरी दे दी, बोरोवर या लेंडर? ऑब्वियसली बात है, किसके तरफ से मंजूरी होना चाहिए? देने वाला ना, हम तो लेने ही जा रहे हैं। अगर वो एग्री हो गया कि चलो नहीं, अगर फ्लक्चुएशन भी आ गया तो भी हम इस फ्लक्चुएशन के तहत भी देने को क्या है, अच्छी बात है। और वरना कौन सा रहेगा? जो रेट से क्या हुआ था उससे तो नहीं मुकर सकता। लेकिन अगर हम बोले कि कम पे दे दो ना, रेट तो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, इतने जो पैसे दे रहे हो इसमें तो 70 आएंगे, 71 रुपए के रेट से दो, बिजनेस लगा रहे, कुछ और करे, जो भी रहे, अगर वो तैयार है तो ठीक है, वरना रेट क्या रहेगा? ठीक है। अब यहां पे आइए, और किस तरफ हम हैं? अगर ये किसके जरिए हो रहा है, ये जो है वो रुपीज के जरिए अगर हो रहा है, अगर ये रुपीज के जरिए हो रहा है तो ऐसे केस में कह रहे, देखिए डेट क्या रहेगा? प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ व्हाट? जो रेट क्या रहेगा? सेटलमेंट के डेट में। चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग, क्या डॉलर की बात हुई थी और इसको आप जो है वो पाउंड में ले सकते हैं, तो यहां पे ये कहते हैं चेंज ऑफ करेंसी ऑफ ईसीबी। लेकिन याद रखिए बार बार क्या लिख रहा हूं, वन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी टू एनी अदर फॉरेन करेंसी, ये क्या है? परमिटेड है। डॉलर की जगह पाउंड, पाउंड की जगह येन, येन की जगह यूरो चलेगा, लेकिन जो है वो डॉलर की जगह टका नहीं चलेगा। तो कौन सा करेंसी होना चाहिए? फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट करेंसी है ना उनको रखा गया, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में जो है वो रखा गया है। और अगर ये रुपी में है तो कह रहे चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम INR टू एनी फ्रीली फॉरेन करेंसी इज, कॉमन सेंस की बात है, मुझे भी लिखना था तो मैंने लिख दिया, सही में बस आपको इंफेसाइज करना इसीलिए, अदरवाइज मजाक की ही बात है। किस में हम कर्ज ले रहे हैं, तो भला उसमें जो है किसी और करेंसी में कैसे मिलेगा, तब उसका नाम कैसे होगा? क्या उसका नाम कैसे होगा कि आपको जो है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है? फॉर्म ऑफ ईसीबी, किस किस फॉर्म में लेंगे? फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, तरीका। तो कह रहे हैं कि बैंक लोन के रूप में, फ्लोटिंग या फिक्स रेट नोट्स के रूप में। फ्लोटिंग का मतलब है जिसमें आपको ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला रहेगा 2% प्लस लिबोर या मिबोर, मुंबई इंटर बैंक रेट होता है, ये ऐसा रेट होता है। या आपको लिबोर मिबोर में दिक्कत है, ये सब आप पढ़े होंगे FM वे, या जो है वो अकाउंट में। एनीवे हम ले लेते हैं प्राइम लेंडिंग रेट या रेपो रेट ले लेते हैं। ये वर्ड तो सुना है, रेपो रेट तो मैंने बताया है। तो रेपो रेट क्या रेट है? ये वो रेट है जिस रेट से RBI जो है वो किसको देती है? ये नया नोट्स है, ये सबको लेना है, जो पहले लिए हुए थे उनको भी, और जो बच्चे लेट से आए हैं वो एक बार हैंड रेज करके जो है वो दूसरा नोट भी ले लेंगे, इनसे ले लेंगे। पहले ये आप कलेक्ट उनको कर लेने दीजिए, फिर दूसरे पे आइएगा। अब ध्यान से सुनिए, आप याद कीजिए जो है, जो आपका जो है वो रेपो रेट था। रेपो रेट क्या था? RBI जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को कर्ज दे, कोई ना कोई वो रेट होगा। आप मुझे बताइए वो रेट बढ़ता घटता रहता है या नहीं? बैंक जारी करती है, रेपो रेट बदल गया या रेपो रेट क्या हो गया? रेपो रेट जो है वो आपका इंक्रीज डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें रेपो रेट की, अगर मान लीजिए कि हम रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट 4%, और हमने यहां पे क्या बोला, अगर फ्लोटिंग है तो, बाकी का ध्यान यहां, फ्लोटिंग अगर हमने बोला तो फ्लोटिंग का मतलब है कि ये फ्लोट करता रहेगा।
फिक्स का मतलब हमने बोल दिया 8% का क्या लेंगे आपसे, इंटरेस्ट लेंगे। अब 8% चलेगा कब तक, जब तक सारे पैसे चुकता। और फ्लोटिंग का मतलब उन्होंने बोला 2% प्लस जो है वो रेपो रेट। इसका मतलब अगर रेपो रेट जो है वो बैंक ने बोला 6%, तो किस रेट से देंगे इंटरेस्ट, बढ़ा के कर दिया 7%, तो अगर उन्होंने 4% कर दिया तो 6% इधर 6%, तो आवाज दीजिए, इतना भी नहीं खाते हैं इधर भी, तो 6%। इसका मतलब ये कम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये हुआ कौन सा रेट, फ्लोटिंग रेट। अब देखिए बॉन्ड के रूप में हो सकता है, बॉन्ड हम जानते हैं, डिवेंचर हम जानते हैं, इन सारे फॉर्म में हो सकता है क्या, ईसीबी। अब इसी में देखिए कौन सा छोड़ करके, वो गौर से देखिए, अदर देन व्हाट, फुल्ली एंड कंपल्सरी, क्योंकि इसको लेकर के कन्वर्जन का नॉर्म बताऊंगा, कहीं एफडीआई के कारण जो है वो इक्विटी ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए हम ईसीबी में इसको अवॉइड कर रहे हैं। अगर कोई ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है, क्या है भाई ये ट्रेड क्रेडिट, हमने किसी से जो है वो कहिए क्रेडिट पे चीजों को लिया और बाहर के प्लेयर कह रहे कोई नहीं मैं दे दूंगा इसके बदले में, मैं इसका क्या लेता हूं क्रेडिट की, दिस इज एज गुड एज बोरोइंग, क्योंकि अगर हमने नहीं दिया तो किनको देना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड वॉट। लेकिन याद रखिए जो क्रेडिट जो आप ले रहे हो वो कितने दिन का, ये नहीं कल और परसों का नहीं, महीने भर का नहीं, कितना, 3 साल से ज्यादा दिनों का ले रहे हैं। अगर 3 साल से ज्यादा दिनों का ले रहे हैं तो ये भी किसका पार्ट माना जाएगा, ईसीबी का माना जाएगा। या अब आपको ये वर्ड पता है फॉरेन करेंसी, या कौन सा फॉरेन करेंसी, या कौन सा लीज, फाइनेंशियल, इन सारे फॉर्म में। ठीक वैसे ही इधर भी आएंगे, अंतर बस क्या होगा, रुपीज में रहेगा। ठीक है, एलिजिबल बोरोवर मतलब कौन हाथ फैलाएगा, सिंपल सी बात, कौन ईसीबी लेने जा रहा है, यानी लेने वाला इंडिया में ही होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग, देने वाला इंडिया से बाहर। तो कह रहे हैं पोर्ट ट्रस्ट, यहां इन जगहों पे ज्यादा पैसे की जरूरत होती, बंदरगाह, शिपमेंट, यूनिट इन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, और एग्जिम बैंक कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को क्या बोलते हैं। ये बैंक बने ही इसी चीज के लिए कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पैसे वगैरह चाहिए तो नॉर्मल बैंक में जाने के बजाय किस बैंक में जाइए, क्योंकि ये उस काम के लिए जल्दी पैसे आपको देंगे। लेकिन पैसे कब देंगे, जब इनके पास खुद क्या हो। तो इनको हमने अलाउ किया। कैसे लोग फंड बाहर से रेज करते हैं, तो वैसे ये क्या कर सकते हैं, ईसीबी के जरिए फंड रेज कर सकते हैं। अगर रुपी में डिनोमिनेटेड है तो देखिए ये सब तो है ही है, इसके अलावा देखिए जरा क्या है, रजिस्टर्ड इंटिटी इंगेज्ड इन विच, कुछ याद आ रहा है माइक्रो फाइनेंस, हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो एसबीआईएलएल के पार्ट 1 में पढ़ा था कि छोटे छोटे और भी जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी चाहें तो किस में रेज कर सकते हैं, रुपीज में, लेकिन वो किस में रेज नहीं कर सकते हैं, वो जो है वो फॉरेन करेंसी में रेज नहीं कर सकते हैं। अब बारी किसकी आई, वो था लेने वाला, कर्ज मांगने वाला, ये कौन है, कर्ज देने वाला। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कुछ याद है, सबको कनेक्ट कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग। और हमने कहा कि ऐसा ना हो कि दूसरे देश का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हमारे इकोनॉमी में आए, या हमारे इकोनॉमी में जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से आए वो दूसरे देश की इकोनॉमी में जाए। इसको रोकने के लिए बड़े सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, जिसमें से 2 हमने मेजर सेगमेंट किया था, इंडियन इनिशिएटिव और ग्लोबल इनिशिएटिव। अभी इंडियन इनिशिएटिव को छोड़ते हैं क्योंकि अभी हम जो बात करें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि बहुत सारे हैं, जिसमें से मैंने कहा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और आपका ये जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये बेसिकली है कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेबी यहां पे कंट्रोल करेगी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यूएसए में कंट्रोल करेगा। लेकिन सारे चीजों का सिंक्रोनाइजेशन भी तो हो, हमारे शेयर्स का, हमारे जो है वो डिवेंचर का, हम जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड, हम जिसे जो है वो कहते हैं बॉन्ड, हम जिसे डिवेंचर कहते हैं,
उसको रिकॉग्नाइज तो किया जाए कि ऐसा भी कोई वर्ड है। जरा सोचिए, इंडिया के बाहर अगर कोई चीज है, उस चीज को अगर हम भी उस नाम से नहीं जानेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो उसमें डील कैसे करेंगे। हमारे यहां कोई अगर बनता है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, कहीं और काम नहीं होता यूएसए में, उसे उन्होंने भी तो बोला, बोलते हुए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ही बोले, लेकिन है तो वही हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। तो वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बना जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हां, अगर आप इसके मेंबर हैं तो यही इंस्ट्रूमेंट जो है वो जायज है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, इसको इशू करके पैसे रेज। तो सबसे पहली बात, लेंडर जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या होना चाहिए, कंप्लाइंट होना चाहिए। यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बोला है कि आपके सारे प्रोविजन क्या है, आप अपने कंट्री में जिस तरीके से काम कर रहे हैं या आप जो एंटिटी है वो सही है, आपके यहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रहा है। और वहां की इंटरनेशनल बॉडी, पूरे इंटरनेशनल बॉडी ने कहा कि यस, आप जिस तरीके से कहीं पैसे लगाते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, वो सारे सही हैं। तो एक हो गया सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज करने वाली, और एक हो गया पैसे को रिकॉग्नाइज करने वाला कि आपके पैसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के पैसे। और दूसरी इंटरनेशनल बॉडी जो है वो कहती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा रहे हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट के जरिए पैसे दे रहे हैं, वो एक सही इंस्ट्रूमेंट है, उसको इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर है दोनों बात। अच्छा, मल्टी लैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज मेंबर कंट्री, एक हो गया इंटरनेशनल लेवल पे जहां बड़े सारे कंट्री जैसे WTO के बड़े सारे मेंबर हैं, लेकिन एशियान का, G20 का, ब्रिक्स का, इन सबके जो है वो मेंबर्स क्या हैं, थोड़े कम हैं। कहा, इनके बीच में भी, इन कंट्रीज के बीच में भी इंडिविजुअल्स एज लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड। अब किसकी बात कर रहे हैं, कौन इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, PROI की बात कर रहे हैं हम। इफ दे आर व्हाट, फॉरेन इक्विटी होल्डर और फॉर सब्सक्रिप्शन टू किसका, बॉन्ड डिवेंचर ऑफ लिस्टेड अब्रॉड, और उसके पास क्या हो, इन कंपनीज के शेयर्स बाहर वो रख रहे हो, एक सही एंटिटी हो, तो उनसे भी पैसे लेने ही तो हैं, लेकिन बस ध्यान रखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का पैसा हमारे पास ना आए। Foreign branch subsidiary of Indian bank are permitted as recognized lender only, किस फॉर्म में, फॉरेन करेंसी, लेकिन क्या नहीं इशू कर सकते, FCCB। और अब ये क्या है वो देखिए, फॉरेन ब्रांच सब्सिडीज ऑफ व्हाट, इसका मतलब समझे, SBI, और उनका जो है वो ब्रांच कहां, आप जो इस बार कर्ज ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, आप जो ले रहे हैं SBI के ही किस ब्रांच से ले रहे हैं, फॉरेन ब्रांच से ले रहे हैं, या SBI जो है वो वहां के मान लीजिए रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ मिलकर के इंडिया से बाहर बिजनेस कर रही, पॉसिबल, तब ले रहे हैं। कहा लीजिए, बस अंतर क्या है उस केस में, आप उनसे कौन सा नहीं लेंगे, नहीं, आप उनसे जो है वो फॉरेन करेंसी लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, रूपी डिनोमिनेटेड। कहा कि रूपी डिनोमिनेटेड वहां से क्यों लीजिएगा, अगर SBI से ही लेना है तो SBI के फॉरेन ब्रांच से जाकर के रूपी डिनोमिनेटेड लेइए, किसी ने काट खाया है, आप कहिएगा हाँ, तो बोलेगा कि नहीं, ऐसे काट खाए हुए आदमी को हम मार्केट में आने नहीं देंगे, रेबीज हो सकता है, रेबीज फैला सकता है। तो यहां पे इन्होंने बोला कि अगर रुपीज में चाहिए तो इंडिया के ब्रांच से ले लीजिए, और उनसे और क्या नहीं लेंगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल नहीं लेंगे। ठीक है, आप इनसे पैसे ले रहे हैं, याद कीजिए ये सब भी हमने कुछ वर्ड जिक्र किया था कि आप जो पैसा ला रहे हैं ADR GDR ये सबसे ECB के जरिए, उसको कुछ जगहों पे आप इस्तेमाल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव लिस्ट, उसी को क्या बोलते हैं, एंड यूज। पैसा लाया क्या करने के लिए, मस्त गोलगप्पे खाएंगे, सारे कंपनी के लोग दिवाली में पटाखे छोड़ेंगे ताकि जो है वो NGT पकड़ के ले जाए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कहा कि नहीं, तो फिर कहा किस चीज के लिए, आपने जो है ये जो है वो कोई बिजनेस के लिए, कहा इन बिजनेसेस के लिए अगर पैसा चाहिए तो पैसा किससे नहीं लेंगे, ECB से पैसा नहीं लेंगे। किस किस बिजनेस में, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए अगर लेंगे तो सिर्फ किससे लेंगे, फॉरेन इक्विटी
होल्डर से ही लेंगे। किससे लेंगे? सिर्फ फॉरेन इक्विटी होल्डर से। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अगर लेंगे तो अलाउड है, लेकिन सिर्फ किससे लेंगे? फॉरेन इक्विटी होल्डर से लेंगे। रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, अब थोड़ा सा बताइए मुझे, कुछ याद आ रहा है? रूपी लोन हमने जो है इसका मतलब कहीं लिया होगा इंडिया में। अब उस रूपी लोन को चुकाने के लिए क्या ले रहे हैं? कहा नहीं। अगर लेंगे तो सिर्फ किससे? इसके अलावा और किसी से नहीं, वहां के ना बैंक से, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किससे लेंगे? फॉरेन इक्विटी होल्डर से ही लेंगे। ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर द अबव एक्टिविटीज, ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर अबव एक्टिविटीज, या किसी और से ले रहे हैं और इन चीजों में क्या कर रहे हैं? इनको आप दे देंगे। यानी देना चाहते इन लोगों को, आप इस एक्टिविटी में नहीं है, ले करके कहां पे देंगे? इन्हीं जगहों पे देंगे जहां पे हमने क्या बोला है कि ईसीबी का इस्तेमाल नहीं। बड़ा सिंपल सा चीज है। इन कामों के लिए किसका इस्तेमाल नहीं होगा? और कुछ जगहों पे जो है वो ईसीबी में सिर्फ एक चैनल आपको दिया, और कौन दिया? वो फॉरेन इक्विटी। उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनसे ले सकते हैं कुछ काम के लिए, और उनसे जो पैसे मिलते हैं बहुत छोटे अमाउंट होते हैं, तो उनसे पैसे लेके वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा अगर आप जो है वो फैशन, आईटी सेक्टर, इनके लिए पैसे ले रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते। एकेडमिक पर इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, सारे चीजों के लिए ले सकते। ये नेगेटिव लिस्ट बस आपका है। जब आप इनसे कर्ज लेंगे, याद कीजिए, तो अलग अलग कामों के लिए इनका एक एवरेज क्या देखा गया है? मैच्योरिटी पीरियड, कितने दिनों के लिए लेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप ईसीबी ले रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? कौन सी कंपनी ले रही है? बात समझ में आ रहा है? सर्विस सेक्टर के भी ले सकते हैं, और किसके लिए? बस किस में नहीं होना चाहिए? नेगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहे हैं, कितने अमाउंट? यहां जो बार बार वर्ड लिखते हैं इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब हुआ कि हम कितना करेंसी लिखें। तो हमने कहा कि डॉलर में लिख दिया है, उसको उस दिन कन्वर्ट कर लेना किस में? जिसमें आप ले रहे हैं। पाउंड में ले रहे हैं, पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए। येन में ले रहे हैं, येन में कर लीजिए। रूबल में ले रहे हैं, किस में कर लीजिए? जो भी फ्रीली करेंसी, कन्वर्टेबल करेंसी है, उसमें आप उसको बदल लीजिए। उतने वैल्यू तक का अगर आप लेते हैं तो कह रहे हैं कि कितने साल? 1 साल मिनिमम। ये मिनिमम है। कम से कम कितने साल का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए? अब ये लिस्ट आपको क्यों दिया जा रहा है पता है? क्योंकि पहले ट्रैक 1 और ट्रैक 2 होता था। कहते थे ट्रैक 1 का मतलब 3 से 5 साल, और ट्रैक 2 कितना? 10 साल के लिए। अब तो ट्रैक है नहीं, आपने तो सीधे बोला फॉरेन करेंसी में लिया तो फॉरेन करेंसी ईसीबी या रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। तो अब आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको तो मैच्योरिटी तो अलग से बताना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने बोला कि सब में एक जैसा ट्रीट ना हो, इसीलिए उन्होंने अलग अलग चीज के लिए यूटिलिटी के बेसिस पे बनाया। तो बोला मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। और कितने तक का लोन है? तो $50 मिलियन तक का है। तो ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन, अब किससे ले रहे हैं वो देखिए जरा। फॉर किस चीज के लिए? क्या वर्किंग कैपिटल के लिए किसी और से ले सकते थे? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किसी और से ले सकते थे। तो इसीलिए उनका मैच्योरिटी नहीं दिया हुआ है। मैच्योरिटी सिर्फ किसका दिया हुआ है? किससे लिया है? तो क्यों बाकी का क्यों नहीं दिया? नेगेटिव लिस्ट में वो लेना अलाउड नहीं है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब यहां पे लिखा हुआ है फॉर रीपेमेंट ऑफ कौन सा लोन? ये नाम है। आपने या तो लिया है वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, या किसके लिए? रीपेमेंट ऑफ। एक बार दोबारा यहां आ जाइए अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पे कहा गया कि रीपेमेंट ऑफ रूपी लेन के लिए सिर्फ किससे ले सकते हैं, इसीलिए वहां पे उसका टाइम दिया हुआ है कि अगर लिया तो कितने साल के लिए कम से कम। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस किसी और से लिया तो कितना? 10 साल परमिशन के साथ अगर आपने लिया तो। और अगर यही चीज आपने जो है वो वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस किससे लिया तो कितना? और जो आपके लिए नहीं है एप्लीकेबल का, वो अगर आप लेंगे तो स्पेशल रूट से लेंगे, और तब भी जो है वो कितने दिनों का? तभी तो बोला नेगेटिव लिस्ट में यू कैनॉट गो थ्रू ऑटोमेटिक रूट।
आप उसके लिए क्या लेंगे? स्पेशल परमिशन लेंगे। लेकिन परमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि 2 साल के लिए लेंगे, 1 साल के लिए लेंगे। कितने साल के लिए लेंगे? 10 साल के लिए लेंगे। और अगर हम वर्किंग कैपिटल के लिए जो है वो फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हैं तो ये सब ऑटोमेटिक रूट है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और ऐसे केस में 5 साल। ईसीबी रेज फॉर रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर व्हाट? तो कह रहे हैं कि अगर डोमेस्टिकली लिया ईसीबी तो वैसे केस में कितने साल के लिए? अब मुझे की बताइए, ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। रूपी लोन क्या कर रहे हैं? हमें पे करना है। देखिए हमने जो है वो 3 चीजें, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन, इसको किस लिस्ट में लिखा? फुल नेगेटिव नहीं है। अगर हमने जो है फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया तो ले सकते हैं बिना प्रायर परमिशन के। लेकिन अगर क्या किया, किसी और से लेंगे तो क्या करेंगे? प्रायर परमिशन लेंगे। और ऐसे केस में कह रहे हैं कितने साल के लिए रूपी लोन वाला? 7 साल। ईसीबी रेज फॉर रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर पर्पस ऑफ अदर देन व्हाट? और ये दोनों पता है आपको किस कैटेगरी के लोग हैं? ये आपके सब हो गए आईएफएससी हो गए, क्योंकि इसको हम ट्रीट किसकी तरह करते हैं? बाहर की तरह ही है, लेकिन किसके पार्ट? तो अगर आईएफएससी में कोई है तो उनके लिए ये दोनों हो गया, क्योंकि ये अवेल्ड क्या हो रहा है? डोमेस्टिकली। जबकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? और वहां पे छोले कुलचे के ही दुकान होते हैं या बैंक होता है, इंश्योरेंस का? तो इसी बैंक से तो लेने के लिए जा रहे हैं। और ये कहां सिचुएटेड है? आईएफएससी में, सेज में सिचुएटेड है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? डोमेस्टिकली, सिर्फ समझने के लिए। जबकि ये पार्ट तभी तो ईसीबी लेने दे रहे हैं उनसे ले रहे हैं, तो क्या कहला रहा है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। लेकिन फिर ये बताना पड़ रहा है कि है भाई इंडिया का ही पार्ट, लेकिन कहलाएगा क्या? ईसीबी कहलाएगा। आइए, लिमिट एंड लीवरेज कितना तक, किस तरह से? अंडर द फोर्स द एलिजिबल बोरोवर कैन रेज कितना तक? अगर आप जो है वो ईसीबी लेते हैं 1 साल में कितना? $750 मिलियन या उसके इक्विवेलेंट। कितने में? 1 फाइनेंशियल ईयर में। तो किससे लीजिए? इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्या? क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप जो है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले रहे हैं, डायरेक्टली किससे ले रहे हैं? फॉरेन इक्विटी होल्डर से। तो उस केस में आप जरा चेक कीजिए। क्या चेक कीजिए? कि ऑटोमेटिक रूट तभी आपको अवेलेबल रहेगा जब ईसीबी लायबिलिटी और इक्विटी रेशियो 7:1 से ज्यादा का ना हो। याद कीजिए, आपको बायबैक पढ़ाया था, डेट इक्विटी रेशियो 2:1। इसका मतलब है कि जितना हमारे पास इक्विटी है और उस इक्विटी में हमने क्या डाला था? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये सबको ऐड कर दिया तो क्या बन गया? इक्विटी। और हमने कहा था कि इससे ज्यादा जो है वो हमारा डेट नहीं होना चाहिए जब हम बायबैक पढ़ रहे थे। यहां पे कह रहे ईसीबी जब लेने के लिए जाइएगा तो किसी अमाउंट का ईसीबी लीजिएगा ना, तो पहले जरा आप अपना इक्विटी चेक कर लीजिए। और इक्विटी में क्या क्या आया? पेड अप कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्लस फ्री रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व सरप्लस है सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मान लीजिए कि वो आपका जो है वो आता है 100 करोड़, तो उसका 7 टाइम्स कितना हो गया? 700 करोड़। अब उसको कन्वर्ट कर दीजिए इक्विवेलेंट किस में? फॉरेन करेंसी में। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हुआ तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर 7 यहां तक ही रहा तो ऑटोमेटिक रूट में। रेशियो विल नॉट बी अप्लीकेबल। कौन सा रेशियो? कह रहे अप्लीकेबल नहीं होगा अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ईसीबी इंक्लूडिंग प्रपोज्ड वन इज अप टू कितना? सिर्फ जो ले रहे हैं, कितना छोटा अमाउंट ले रहे हैं? $5 मिलियन तक का ही ले रहे हैं। तो वैसे केस में बोला कोई बात नहीं है, छोटा है पता ही चल रहा है, कहां से उतना इसका इक्विटी ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं अगर 5 मिलियन तक का है तो भले ये 5 मिलियन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे इक्विटी के जो है वो 10 टाइम्स हो सकता है, 20 टाइम्स हो सकता है। कह रहे हैं लेने दो, क्योंकि कितना तक ले रहा है? अगर उससे ज्यादा लेगा तो उस केस में 7:1 वाला फुलफिल करे, और ना करे तो परमिशन ले ले। बस इतना ही सिंपल सा एस्पेक्ट है।
द बोरोइंग एंटिटी विल बी गवर्न बाय, चलिए ये कुछ नहीं है, जो भी जो है वो एंटिटी लोन लेगी वो जो भी वहां का प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब बैंक के जो नॉर्म्स होते हैं उसको क्या करेगी, डॉक्यूमेंट वगैरह फुलफिल करने में उसको पूरा करेगी। इंश्योरेंस ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए यहां पे issuance of any type of guarantee by Indian Bank, All India Financial Institute and NBFC related to ECB is, आपको मैं पढ़ाऊंगा जब फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो आपको पढ़ाऊंगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो बात करेंगे थोड़ा सा। अगर आप जो है वो किसी दूसरे ईसीबी के लिए गारंटी देना चाहें तो वो यहां की बैंक जो है वो नहीं कर सकती है, का एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। फर्दर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंडियन बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शैल नॉट इन्वेस्ट इन व्हाट, यानी कि ये किसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है। यहां का बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईसीबी के लिए गारंटी नहीं देगा कि अगर ये नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, कहा कि ऐसी गारंटी नहीं देगा। और ना ही जो है ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे किसमें, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। अगर हमें रेज करना है ईसीबी तो आपने देखा दो रास्ते, एक क्या है ऑटोमेटिक और एक क्या हो गया अप्रूवल। हर जगह आपने देखा कहां ऑटोमेटिक है कहां अप्रूवल है। अगर ऑटोमेटिक रूट से है तो आप जाइए किसके पास, अब देखिए ये वर्ड आया एडी कैटेगरी 1 बैंक, इसी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में ऑथराइज्ड डीलर। ये किसका पार्ट है, ऑथराइज पर्सन में से एक है। जो मैंने बोला था कि ये भी इंटरमीडियरीज हुआ, जैसे मर्चेंट बैंकर इंटरमीडियरीज, लेकिन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंडरराइटर भी इंटरमीडियरीज, ब्रोकर भी इंटरमीडियरीज, लेकिन हमने बोला था सिक्योरिटीज मार्केट में बड़े सारे काम के लिए कौन है, मर्चेंट बैंकर है। याद कीजिए आपका ग्रीन इशू में स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बन जाता है, बड़े सारे चीजों में अंडरराइटर का भी बहुत जगह काम करता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि आप जो है वो किसको देंगे एप्लीकेशन, ऑथराइज डीलर को दीजिए। अगर अप्रूवल रूट से हैं तो आपको जो है वो अप्रोच करना पड़ेगा किसके पास, लेकिन किसके जरिए जाएंगे, रास्ता वही है, किसको आप देंगे फॉर्म, ऑथराइज डीलर को, जो कहां फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर आप ईसीबी ले रहे हैं और आप ऑटोमेटिक रूट से हैं तो आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑथराइज डीलर के थ्रू ही जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। जो भी इसमें जो है वो लिमिट वगैरह रहेगा उस लिमिट को वो चेक करेंगे। इन लिमिट्स को चेक करने के लिए आरबीआई के पास कौन से बॉडी है, एम्पावर्ड कमिटी है। वो देखेगी कि इतने ईसीबी की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, और ये किस तरह से और कहां वो पैसे खर्च करना चाहते, नेगेटिव लिस्ट है कौन सा लिस्ट है, इन चीजों को देखेंगे। और आरबीआई जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी। जो भी इनकी हेल्प करने के लिए एम्पावर्ड कमिटी है ये बस रिकमेंडेशन देंगे, इनका फैसला बाइंडिंग नहीं होगा किनके ऊपर, आरबीआई। ऐसे हमने बड़े चीजों को देखा, याद कीजिए कंपटीशन एडवोकेसी, सीसीआई का फैसला बाइंडिंग नहीं है किसके ऊपर, सीजी के ऊपर। आप जब ईसीबी लाएंगे तो ईसीबी का इस्तेमाल किस काम में करेंगे, बिजनेस के लिए। अब आप देखिए जो नेगेटिव लिस्ट है वो आपने नहीं लिया हो, और लिया हो तो क्या करके, परमिशन। तो हम लोग जो है परमिशन को हटा करके चलते, नेगेटिव लिस्ट में आप नहीं है और आपने ईसीबी क्या किया है, रेज किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में जितना पैसा लाए हैं, हजारों मिलियन डॉलर एक ही बार में लगा देंगे, ऐसा होगा। पैसे का जो है वो जूस बनाना है कि डाल दो और सबका जूस निकल के आ जाएगा, नहीं। प्लांट, मशीनरी, इन्हीं जगहों पे तो लगाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जब तक उस पैसे, सारा पैसा नहीं लग रहा है तब तक क्या करिएगा, उसको पार्क करके रखिएगा। जैसे गाड़ी जब नहीं चलती है तो क्या करते हैं, उसे पार्किंग में रखते हैं, या गाड़ी चला भी रहे हैं और पार्किंग में भी है, का नहीं, पार्किंग तभी करते हैं जब गाड़ी को भी चलाने की जरूरत नहीं है। यही बेसिकली रूल है। तो कहा दो तरीके से पार्क, उस पैसे को इंडिया के बाहर भी पार्क कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं, इंडिया में भी पार्क कर सकते हैं। लेकिन पार्क करते वक्त, कहीं डिपॉजिट करते वक्त ध्यान रखना है, जिस काम के लिए लिया था ऐसा ना हो कि उससे पहले लगा दिया, ड्रीम 11 में टीम बना लिया कि तब तक तो पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, और जब समय आया तो बढ़ गए थे। आपने लगा दिया शेयर मार्केट में कि अरे इतने हजारों मिलियन डॉलर है, तब तक तो लूट लेंगे, डबल हो जाएगा, ये आधा हो गया, हो सकता है या नहीं।
तो लेकिन अगर मान लीजिए कि वो पैसा एवी पड़ा हुआ है करेंट अकाउंट में, तो भी तो ठीक नहीं है। उतने दिन में हजारों मिलियन डॉलर बहुत पैसे होते हैं। अगर उसको छोटे टर्म के एफडी में भी रख दिया तो मुझे बताइए कुछ बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने पार्किंग अलॉट किया है, लेकिन उस लिमिटेशन के साथ कि इसका क्या नहीं हो भाई, मिसयूज ना हो। आपके पैसे जिस पर्पस के लिए है वो पर्पस डिफीट हो जाएगा तो सामने वाले को लौटा करके कैसे दीजिएगा, ये भी तो एक कंसर्न है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप कहां पे पार्क कर रहे हैं, इंडिया से बाहर कीजिए, वहां के जो है वो डिपॉजिट्स में लगाइए, वहां के बैंक में लगाइए, लेकिन उस चीज में जिसको जो है वो रेटिंग जो है वो कम से कम ए क्या मिला है, माइनस। अगर इससे भी ऊपर मिला है तो बहुत अच्छी बात है। और ये देने वाले कौन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, आईबीए, मूडी, ये सब बेसिकली अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कुछ वर्ड याद आ रहा है, सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने जो रेटिंग दिया है वो रेटिंग अगर मूडी ने दिया है तो इससे कम का नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर ने दिया है तो ए माइनस से कम। अब उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ए माइनस का मतलब एडिक्वेट रिस्क है, एडिक्वेट सेफ्टी है, हाई रिस्क है या डिफॉल्ट है, वो मेंशन रहेगा। ट्रेजरी बिल में भी लगा सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट के वहां पे चाहिए, लेकिन उसमें भी रेटिंग क्या होना चाहिए, अच्छा मिला, मिनिमम रेटिंग मिला होना चाहिए। डिपॉजिट विथ कहां पे, फॉरेन ब्रांचेज यानी सब्सिडी ऑफ इंडियन बैंक अगर कोई वहां पे है फॉरेन में तो उसमें भी पैसे को क्या कर सकते हैं। देखिए कहीं पे ये नहीं बोल रहा शेयर मार्केट में लगा दो। और अगर देखिए डिपॉजिट भी करने बोल रहा है एफडी में भी, तो भी कह रहा है कि उसका रेटिंग देखो इतने से कम का, मतलब जो सिक्योर्ड चीज है उसमें भी बोल रहे हैं कि रेटिंग और देख लो कि कहीं उनको नेगेटिव रेटिंग तो नहीं है। अगर इंडिया में करना चाह रहे हैं तो क्या कीजिए, इंडिया में कीजिए। और यहां पे कह रहे हैं इन टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, किस चीज के लिए पैसा लाया है, बिजनेस के लिए ना, या पैसा ला करके इंटरेस्ट कमाने के लिए लाए हैं, बिजनेस। तो बोला क्या 12 महीने तक के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर इससे जो है वो ज्यादा दिन के लिए पार्क करना है तो मरे क्यों जा रहे थे, फंड क्या करते, बाद में रेज करते। जेन्यून है या नहीं है, तो ये बेसिकली एस्पेक्ट है। तो पार्किंग के दो चीज हो गए, एक कहां, इंडिया से बाहर और एक इंडिया में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर हम ईसीबी लेते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट होगा, किस तरह का रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट का। मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई ऐसा काम है जिसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ना हो। कंपनी बनाते हैं, आपके ऊपर एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आता है, याद कीजिए एलओडीआर के अकॉर्डिंग पहला बार, फिर आपका मंथली बेसिस, फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और एडॉक बेसिस, इवेंट बेसिस, इतने तरह के तो हमारे क्या रहते हैं, रिपोर्टिंग ही तो है। ऐसे यहां पे रिपोर्टिंग के लिए, तो यहां पे रिपोर्टिंग के लिए ये आपके 5 तरह के रिपोर्टिंग है, जिसका नाम है लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेंज इन टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ ईसीबी, यानी इन सिचुएशन में क्या करना है, रिपोर्ट करना है। मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन, लेट सबमिशन फी और डिले इन रिपोर्टिंग, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लोन रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब होता है ईसीबी में जो पैसे आ गए उससे एक अठन्नी भी जो है वो ड्रॉ डाउन मत करना। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है उससे पैसे निकालना, क्या कहलाता है, विड्रॉवल के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है। और ये नॉर्मली होता है जैसे अगर आपका कोई अकाउंट है और उस अकाउंट में अगर आपको पैसे हैं तो उसके बेसिस पे आपको ओडी का लिमिट मिल जाता है, लेकिन उस पे आपको तब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब तक आप उसमें से पैसे नहीं निकालते। आपका लिमिट दे दिया गया, मान लीजिए 10 लाख का है, 1 लाख जो निकालेंगे इसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन ऑफ 1 लाख, और उस पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि ईसीबी में जो आपको पैसे मिले हैं, पैसे ही तो है, वो समय समय पे आप निकालेंगे ना। कहा कि आप जो है ये तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आपको आरबीआई से क्या ना मिल जाए, लोन रजिस्ट्रेशन, परमिशन है, लोन रजिस्ट्रेशन। अब इससे होगा क्या कि जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो उस एलआरएन को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। इससे आरबीआई को पता चल जाएगा कि ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये ईसीबी वाले पैसे हैं, ये जो है ये एफडी का पैसा है। और आप देखिएगा कभी भी जो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है, कभी गौर कीजिएगा इतना बड़ा सा क्यों होता है। मैं तो दिन भर में 1 करूंगा, 2 करूंगा, 100 कर लूंगा, यही होगा ना।
तो रखता ना, डेट के साथ 1 से लेकर 100 तक रखता, 00 ये करके, उसमें कोडिफाइड होता है वो, जिससे हमें और आपको नहीं, लेकिन आरबीआई को ये पता चल जाएगा वो देखते ही कि सबसे पहले ये पैसा इंडिया में ट्रांजेक्ट हुआ या एक पार्टी इंडिया का एक बाहर का, लेने वाला इंडिया के बाहर का या देने वाला इंडिया के बाहर का है। अगर ये पैसा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जा रहा है या बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए बैंक अकाउंट में गया है, जहां पे हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं, उन चीजों के बेसिस पे हमारा देश चल रहा है। तभी मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा देश के लिए आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। जैसे मेरा अंतिम गोल है कि मरने से पहले कुछ ऐसा चीज लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं नारा लगाने थोड़ा ना आ रहा हूं, तो ये ऐसा चीज है जो करके बहुत सारे लोग चले गए और उन्हीं के बेसिस पे हम और आज इतने आसानी से जी रहे हैं। यूपीआई का कॉन्सेप्ट, हमारे अकाउंट में फ्रॉड को रोकने वाली चीज, जरा सोच करके देखिए, एक दिन बोल दिया जाए कि आप आरबीआई के गवर्नर हैं, चलाओ देश को, हाथ पैर फूलने लगेंगे। करोड़ों रुपए मिल रहा है तो भी, तो किसी चीज को चलाना भी इतना आसान नहीं होता जब तक आप उसके लिए काबिल ना हो। तो सोचिए जरा, इतने सारे बात है, तभी तो आप जब होनहार बनेंगे उतना विजुअलाइजेशन जाएगा, तभी बता पाएंगे कि हाँ, एक ट्रांजैक्शन आईडी से हमें इतना कुछ पता चल जाएगा। 10 चीज की जरूरत आने वाले दिनों में देखिएगा, सिर्फ एक यूनिक नंबर होगा। कोशिश की जा रही है, आधार से जो लिंक किया जा रही है, बहुत बड़ा जो है वो एक रिवॉल्यूशन होगा। हर एक ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, हर एक का, और उसके घर तक पहुंच सकते हैं। रूल ऐसा आ जाएगा, अगर एड्रेस में कोई चेंज है तो विद इन 30 डेज बताना पड़ेगा। आने वाला है ये सब चीज, तभी जाकर के जो आदमी की आइडेंटिटी होगी। क्यों उसमें फिंगरप्रिंट दिया हुआ रहता है? ताकि जो है कल के डेट में अगर जो है कहीं पे कोई चीज हमें मिला है, सबका फिंगरप्रिंट गवर्नमेंट के पास होगा, किसी से पूछने नहीं जाएंगे। वरना बड़े बड़े लोगों से पूछने जाइए, अच्छा फिंगरप्रिंट के लिए तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि आपके फिंगरप्रिंट मुझे लेने हैं, हमें शक है कि ऐसा हो। पहले तो कोई पुख्ता सबूत लाइए तब ये होगा, कोई सबूत नहीं, तभी तो जांच तेज होगी। डॉट है, ये लो, डालो डेटाबेस में, सबका आधार का डेटाबेस है, टू 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 टू, हाँ कहाँ पे है? गोपालगंज में है, कहाँ है? छपरा है, कहाँ है? बलिया में, कहाँ है? हरियाणा में, कहाँ है? बेंगलोर में, पकड़ के लाओ, कुछ तो पता चलेगा। अब उससे कुछ तो फोन नंबर मिला, सब कुछ तो दिया हुआ रहता है कहीं ना। अच्छा देखो ये आधार कहाँ कहाँ पंच है, अभी नहीं पता चला, देखो तो किस बैंक अकाउंट में लिंक है, बैंक को बिना आधार के बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना है, देखो तो किस बैंक में, अरे वहां से अकाउंट बंद कर लिया, उससे पहले पता करो ये पैसा बंद जब किया तो किस अकाउंट में ट्रांसफर किया, कैश तो निकाला नहीं होगा। ऐसे कर करके जो है वो चीज बन रहा है, तो बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि बिना इस एलआरएन के, जिसको बोलते हैं लोन रजिस्ट्रेशन, आप विड्रॉ नहीं, सिंपल सा चीज है। आप इसके बाद आप आरबीआई से लेंगे, एक तो ईसीबी का परमिशन लिया, या हो सकता है आप किस रूट में आते होंगे, तो क्या आरबीआई से परमिशन लिया होगा? नहीं, लेकिन आप ऑटोमेटिक रूट में आते, फिर भी आपको आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा? लोन रजिस्ट्रेशन। लोन रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं आपके पास है तो ईसीबी आ तो गया, हाँ तो क्या कीजिएगा, देख देख करके बड़ा मजा आ रहा है, कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए, चेंज इन टर्म एंड कंडीशन ऑफ ईसीबी, ये क्या टर्म्स कंडीशन चेंज होगा, कितने दिन में देंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, यही तो है टर्म्स एंड कंडीशन, किस करेंसी में देंगे। अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो आप जो है वो 7 दिन के भीतर इस चीज की सूचना किसको देंगे, और जो भी चेंजेस आएंगे वो ऑब्वियसली लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन आने के कितने दिनों के भीतर। अब ये चीज मुझे बताइए, दोनों का जब तक म्यूचुअल कंसर्न नहीं होगा चेंजेज होंगे? तो ये तो नॉर्मल समझी हुई बात है, हम तो यहां रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि अगर कोई चेंज आया तो कितने दिन के भीतर, 7 डेज के भीतर। अगर ड्रॉ डाउन किया तो तभी करेंगे जब हमारे पास क्या हो, ठीक है, मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन, पूरे मंथ कितना जो है वो क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन, ईसीबी से बराबर पैसे निकल रहे होंगे और कहीं पे क्या लग रहा होगा, वो पैसा यूज हो रहा होगा। कह रहे हैं कि रिपोर्ट कीजिए किस फॉर्म के जरिए, ईसीबी टू रिटर्न के जरिए, मंथली बेसिस पे हर काम ऑथराइज डीलर के जरिए होगा, और ऑथराइज डीलर किसको पहुंचा देगा, ये सारा कुछ आरबीआई को जो है वो पहुंचा देगा। कितने दिन के भीतर, हर महीने के खत्म होने के 7 वर्किंग डेज के भीतर। और अगर जो है वो कहीं चेंज इस बीच में आ गया है, किसमें, टर्म्स कंडीशन में, तो वो भी बात इस फॉर्म में लिख दीजिए। उसके लिए आपने तो बता ही दिया 7 दिन के भीतर, लेकिन जब आप ईसीबी टू रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो उसमें ये भी बात बता दीजिएगा कि ये तो बताया ही, साथ इस बीच में हमने क्या किया है, ये कंडीशन में
चेंज किया, जिसकी ऑलरेडी सूचना दी है, यहां भी अपडेट कर रहा हूं। लेट सबमिशन फी, कहा कि अगर कहीं डिले होता है तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो लेट फी लगाएंगे। किस चीज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, अगर मान लीजिए कि कहीं भी कोई भी ऐसा जो है वो बंदा है जो 8 क्वार्टर से, कितने क्वार्टर से, 8 क्वार्टर से 8 क्वार्टर से कहीं भी उसका क्या नहीं आया है, कोई रिपोर्ट नहीं आया है, पैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से यूज कर रहा है, तो उसको हम अनट्रेसेबल मानते हैं। क्या मानते हैं? अब उसके लिए कंप्लीट जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो है वो क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, जिससे हम उसको ट्रैक करेंगे। हमें नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, वो नहीं दिया हुआ है। तो वो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि अगर 8 मंथ से ज्यादा हो गया तो उसको क्या मान लीजिए, 8 क्वार्टर या उससे, और रिपोर्ट नहीं आया है तो अब आप उसको जो है वो ट्रैक करना शुरू कीजिए। शायद वो किस दायरे में जा रहा है, कुछ डिफॉल्ट करने जा रहा है, इंडिया के बाहर से आए हुए पैसे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आएगी या नहीं, डायरेक्ट नहीं है, डिप्लोमेटिक लेवल पे लेकिन है। पावर डेजिग्नेटेड टू एडी, कहा कि ऑथराइज डीलर जो है वो क्या करने का पावर है, इनको जो है वो पावर है कि वो जो भी बोरोइंग का रिक्वेस्ट है या जो भी चेंजेज है ईसीबी में उसको कर सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, एफसीसीबी और एफसीईबी को छोड़ करके। अब आपने ईसीबी लिया था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, क्या पे करना था आपको, इंटरेस्ट फॉरेक्स में, लेकिन कह रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं है पैसा, बदले में क्या ले लो, तो कह रहे हैं कि तभी जब ये सारे कंडीशन क्या कीजिएगा, यानी इंक्लूडिंग दोज विच आर मैच्योर्ड। कौन सा ईसीबी, मैच्योर्ड का मतलब समझा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा था, एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, लेकिन हमने उसको पे नहीं किया। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप उनको क्या दे सकते हैं, इक्विटी, यानी कि अपना डेट खत्म कर सकते हैं। तो कहा था एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग कंपनी इज कवर्ड अंडर व्हाट, ऑटोमेटिक रूट, याद है ना, नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, ऑटोमेटिक रूट में है। फॉर किसके लिए, एफडीआई। अगर याद कीजिए जरा, फेमा में हमने प्रोहिबिटेड पढ़ा था, तो जब आप उनको इक्विटी दे रहे हैं तो याद रखिए, जिसमें हमने कहा है कि पीआरआई कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, तो ऐसे बिजनेस में अगर है तो उनको हम क्या नहीं देंगे, उनको जो है हम ईसीबी कन्वर्ट करके क्या नहीं देंगे, इक्विटी शेयर नहीं देंगे। और गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव्ड वेदर एप्लीकेबल फॉर फॉरेन पार्टिसिपेंट एज पर कौन सा पॉलिसी, देखिएगा पढ़ाऊंगा डिटेल में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है कि इस सेक्टर में इतना परसेंट, 49% एफडीआई हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो वो ईसीबी देने के कारण हम उस सेक्टोरियल कैप को क्या कर जा रहे हो, उसी को बोलते हैं सेक्टोरियल कैप। इंश्योरेंस में मान लीजिए 49 दिया है, किसी में 74 दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि उस ईसीबी के बदले में जितना हम उनको क्या दे रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं, वो इक्विटी हमारे कंपनी के 49% से ज्यादा है। और जहां भी लिखा रहता है 49%, 73%, इसका मतलब है किसी भी एक कंपनी में, जो कंपनी उस बिजनेस में है, उस किसी भी एक कंपनी में इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है एफडीआई 49% इज अवेलेबल इन इंश्योरेंस, तो अगर इंश्योरेंस के बिजनेस में कोई कंपनी है तो उस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, दूसरी कंपनी का ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में 49% से ज्यादा का शेयर नहीं ले सकते। अब यही कह रहे हैं कि ईसीबी के कन्वर्ट करने से कहीं ऐसा तो नहीं उस कंपनी का उतना शेयर मिल जा रहा है जो एफडीआई पॉलिसी से क्या है बाहर, सेक्टोरियल लिमिट से क्या है जहां बाहर है। और देखिएगा एफडीआई में पूरा डिटेल बताऊंगा किस सेक्टर में कितना परसेंट लगा सकते हैं। एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइन फॉर शेयर्स आर कंप्लाइड, ये भी आपको पढ़ाऊंगा। अगर मान लीजिए आप इंडिया से बाहर पैसा लगा रहे हैं तो किस में बात करेंगे, ओडीआई में, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपके कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है तो किस में। अब मुझे एक चीज बताइए, आप इंडिया से बाहर पैसा लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी के चीज का कीमत उतना नहीं है आप उससे ज्यादा दे रहे हैं,
देखिएगा ओडीआई में हम प्राइसिंग गाइडलाइन भी देखेंगे, और एफडीआई के जरिए उनको जितने कीमत पे दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कौड़ी के भाव से अपने चीज दे रहे हैं। तो कहा कि वो प्राइसिंग गाइडलाइन क्या करेंगे, यानी ईसीबी के बदले में क्या देंगे, कितने में दे दें, बस इसीलिए क्या बोला है, प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो करेंगे। अब उसमें याद कीजिए, जब हम लोग प्रेफरेंशियल इशू पढ़ रहे थे तब भी देखते थे प्रोमोटर को सस्ते दाम पे ना दे दें, इसके लिए रूल था। ये तो इंडिया से बाहर वाले हैं, इनको जो दे रहे हैं तो इसके लिए भी क्या करेंगे, प्राइसिंग गाइडलाइन फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप पार्शियल कन्वर्जन कर रहे हैं और पार्शियल ईसीबी लिख रहे हैं, पॉसिबल है या नहीं, आप कहते पूरे पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ ईसीबी रहने देते हैं और कुछ के बदले क्या कर लो, इक्विटी ले लो। ऐसे केस में कहा पॉसिबल है, लेकिन अब जब आप रिपोर्ट करेंगे, जब तक ईसीबी आपके पास है, आप फॉर्म 2 जो है वो फाइल करेंगे कि नहीं, ईसीबी 2 रिटर्न। कहा कि इस पे लिखेंगे, और कहा इस पे क्या लिखेंगे, इस पे आप लिखेंगे, देखिए यहां जो वर्ड है ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड टू, और कहीं कुछ ऐसा नहीं किया तो उस फॉर्म पे कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। पार्शियली किया है तो क्या करेंगे, वर्ड यही लिखेंगे कि ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड टू इक्विटी, और अगर पूरा कर दिया है तो फिर देखिए लिखा हुआ है ईसीबी फुल्ली कन्वर्टेड टू इक्विटी। फॉर कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी इन फेजेज, रिपोर्टिंग थ्रू किससे जाएगा, एफसीजीपीआर। इसका फेजेज का मतलब क्या हो गया, एक बार में ईसीबी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे, अभी 10%, फिर 10, फिर 30, ऐसे कर करके हम दे रहे हैं। तो जब जब जितना कन्वर्ट होता जाएगा वो किस फॉर्म में जाता जाएगा, एफसीजीपीआर में जाता जाएगा। इफ बोरोइंग कंसर्न हैज अवेल्ड एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इंडियन बैंकिंग सिस्टम, पॉसिबल है या नहीं, आप ईसीबी से भी कर्ज लिए हैं, इंटरनेशनल कर्जदार भी हैं, देश में भी नहीं छोड़ा, यहां के भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। तो कहा कि ऐसे केस में आप उनके प्रूडेंशियल नॉर्म्स को देखेंगे कि क्या इक्विटी और डेट वाला रेशियो वगैरह है, उसको देखते हुए क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने जो ईसीबी के जरिए कर्ज लिया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा लोगों से कर्ज लिया है, हाँ या ना, ऐसे केस में उनका भी कंसेंट लेंगे कि कहीं इन चीजों के कारण जब आप ज्यादा इक्विटी इशू कर रहे हैं तो उनका कर्ज वगैरह तो स्टेक पे नहीं आ जा रहा है। तो इसीलिए उस केस में क्या करेंगे, लिखा हुआ है कंसेंट ऑफ अदर लेंडर। अगर बोरोवर क्या है, सेम है, ईसीबी के जरिए आपने यूएसए के भी बैंक से लिया, यूके के भी बैंक से लिया है, यूएसए के बैंक वाले का कन्वर्ट कर रहे हैं, यूके वाले बैंक को भी क्या करेंगे, इसकी सूचना देंगे, परमिशन लेंगे कि उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। फॉर कन्वर्जन ऑफ ईसीबी एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, या फिर कोई भी लेसर रेट, उन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट तो करेंगे कि इसकी कीमत कितना हुआ। देखिए एक तो पहले अपने इक्विटी का कॉस्ट निकाला, हमारे इक्विटी का वैल्यू 1000 निकल रहा है। अब अगला चीज, ईसीबी का वैल्यू कितना निकल रहा है, तो क्या देखना पड़ेगा, करेंसी का कन्वर्जन करेंगे। करेंसी का जब कन्वर्जन करेंगे तो उन दोनों के बेसिस पे चलेंगे कि इतने के बदले में हम उनको इतने क्या देंगे, इक्विटी। तो याद रखिएगा दोनों चीज का, इक्विटी का भी वैल्यूएशन कीजिए अपने, ये नहीं कि औने पौने दाम में इक्विटी दे दीजिए, और दूसरा ईसीबी जो है उसका भी तो वैल्यू उस दिन निकलेगा, किस टर्म में, हमारे करेंसी में। तो या तो एग्रीमेंट वाला डेट और या फिर लेसर, लेकिन ये किसके बेसिस पे, ये हर जगह समझिए ना, सिंपल सी बात है, दोनों के बेसिस पे अगर वो मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कौन सा डेट लेंगे, जो एग्रीमेंट का डेट था वो लेंगे। ईसीबी फैसिलिटी अब स्पेशली पढ़ रहे किस कंपनी के लिए, ये अभी सबके लिए था, ऑयल मार्केटिंग ने, ये बाकियों के लिए था। अभी जो पढ़ रहे हैं वो प्रोविजन किसके लिए है, ऑयल मार्केटिंग। यहां पे कह रहे हैं कि आपके लिए देखिए क्या एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए आप ले सकते हैं, कितने साल के लिए, मुझे एक चीज बताइए, क्या वर्किंग कैपिटल के लिए ऑटोमेटिक रूट से ले सकते थे, अगर ले ही सकते थे तो अलग से इसको क्यों लिखते, ऑटोमेटिक रूट से नहीं ले सकते थे, लेकिन ले तो सकते थे, लेकिन ऑटोमेटिक रूट से भी ले सकते थे, किससे, वेरी गुड, अगर, लेकिन यहां पे कह रहे किसी से भी लीजिए, बस एक कंडीशन है, कितने साल के लिए,
अगर एवरेज मैच्योरिटी 3 साल नहीं है तो कम है तो फिर ऑटोमेटिक रूट अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल सेलिंग ऑफ सच ईसीबी कितना हो सकता है? $10 बिलियन तक का हो सकता है। अगर इससे ज्यादा क्या नहीं ले सकते? फिर अप्रूवल रूट से हमें जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट नहीं रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी शुड हैव, जो भी उनका बोर्ड अप्रूव जो है वो मार्क टू मार्केट प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या वो समझिए। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है उस दिन इसका मार्केट वैल्यू क्या है उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल फोन, आपके पास लैपटॉप, आपके पास जो है वो और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। अब आज इसकी कीमत जो है क्या कल भी मार्केट में वही रहेगी? आपने जिस प्राइस पे खरीदा था वही तो नहीं कैरी होगा। मार्केट हो सकता है उससे ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए। आपने इक्विटी शेयर खरीद रखा है, मान लीजिए इन्फोसिस का, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, इन्फोसिस का खरीदा है। आज अगर आपने खरीदा है इसे 100 रुपए के रेट से 1000 शेयर, तो इसकी कीमत 1 लाख। लेकिन कल के डेट में अगर मैं पूछूं इसकी कीमत, तो आपको मार्क टू मार्केट का मतलब हुआ कि कल देखिए कि ये 100 रुपए से बढ़ करके 110 हो गया, तो 1,10,000 हो गया मार्क टू मार्केट। और अगर जो है वो 90 रुपया हो गया तो 90,000 हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? मार्क टू मार्केट। तो कह रहे हैं जो ईसीबी है उसको किस अकॉर्डिंग देखिए। जब आप मुझे बताएंगे ईसीबी मार्क टू मार्केट देखने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा बात है, करेंसी में चेंज आता है या नहीं, तो वो देखिए कितना है और उसके अकॉर्डिंग बोर्ड से आपको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ऑल अदर प्रोविजन जो है वो क्या रहेगा? ऐसे ही ईसीबी का रहेगा। जो बाकी कंपनी के ऊपर है वो किन के ऊपर रहेगा? जो एक्स्ट्रा था वो हमने आपको बता दिया, ये किसके लिए है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर है। और बाकी रिपोर्टिंग वगैरह, एलआरएन वगैरह और ये सब चेंज हुआ एग्रीमेंट वगैरह में तो कहा डिट्टो, उसमें कोई चेंज यहां पे था वर्किंग कैपिटल, और ये अमाउंट में तो क्या कर दिया, बता दिया। याद कीजिए वहां 750 जो है $1 मिलियन एक फाइनेंशियल ईयर था, तभी तो यहां पे चेंज करके बोला कि अगर यहां 10 देख रहे हैं बिलियन और वहां 750 मिलियन, और वो भी एक फाइनेंशियल ईयर में, और यहां पे क्या कह रहे हैं ओवरऑल इतना तक अगर लेंगे तो ऑटोमेटिक रहे। तो यही तो अंतर है, तभी बताया। और तभी तो नीचे क्या लिख दिया, ऑल अदर प्रोविजन क्या रहेगा, जो यहां नहीं लिखा है वो जो पीछे पढ़े वो एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। अब जरा बात करते किस कंपनी की। क्यों स्टार्टअप को इतना वैल्यू दे रहे हैं? यही बिजनेस जनरेट कर रहा है आज के डेट में, यही इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है 2 तरीके से। याद है कुछ स्टार्टअप एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था, तो सबको पढ़ा दिया है, नया पुराना सारे बैच को हो गया है। तो स्टार्टअप जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि ये स्टार्टअप जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तभी तो एमएसएमई एक चैप्टर, स्टार्टअप, ये गवर्नमेंट तभी तो लेकर के आई कि वो बिजनेस मांगने नहीं आएंगे, वो जॉब मांगने नहीं आएंगे, और साथ ही साथ छोटा सा भी स्टार्टअप होगा तो एक भी और क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा। तो यहां पे इन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, और ये सब एस्पेक्ट देखना है। स्टार्टअप कौन क्या है, एलिजिबल है, उसका क्या देखेंगे, मैच्योरिटी। मुझे एक चीज बताइए, अगर ये सेम रहता तो क्या हमने एंड टू यूज, एलिजिबिलिटी, मैच्योरिटी सब पढ़ा नहीं है? सेम रहता तो नहीं पढ़ते, कुछ ना कुछ कहीं क्या है तभी ये पढ़ रहे हैं। वरना जो है वो सबके लिए थोड़ा बोला, कंपनी, फैक्ट्री, लिस्टेड, अनलिस्टेड, कहां ये सब जिक्र किया। तो यहां कुछ चेंज है तो देखिए जरा। कह रहे हैं एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको किसका स्टेटस मिले, कुछ पता है स्टार्टअप? हाँ जी, डीपीआईटी के अकॉर्डिंग, आईआईटी के अकॉर्डिंग क्या मिले। और कोई भी कंपनी जो शुरू के 5 साल में ही सिर्फ किसका स्टेटस रहता है, या वेरी गुड 100 करोड़ का टर्नओवर, अगर दोनों में से कोई भी हो गया तो आप स्टार्टअप। तो पहले तो उसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप क्या कहलाइए। अब आप देखिए कैसे अंतर होता है। अगर आपको कोई चीज याद है
पढ़ा हुआ है, तभी तो सब कुछ मिलने के बाद आप सीएस करने जाते हैं। तो देखिए ये एक लाइन में आप पूरा का पूरा वो स्टार्टअप का एक चैप्टर जो है वो भी बेसिकली शामिल है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना है, मुझे एक चीज बताइए, यही सब के लिए था? पूरा लिस्ट तो दिखलाया था, इतना लिया तो इतना, इतना लिया तो इतना, इस चीज के लिए तो ये, इनके लिए कितना रखा? ठीक है। रिकॉग्नाइज लेंडर का मतलब कौन हुआ? देने वाला। यहां पे लगभग सेम चीज है, कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होना चाहिए, और कह रहे हैं however foreign branch subsidiary of Indian bank and overseas entity in which Indian entity has made, घबराइएगा नहीं, एक चैप्टर है इसके बाद ही होगा, आ रहा है ना वर्ड, देख रहे हैं, एफडीआई भी आ रहा है और क्या आ रहा है, ओडीआई भी आ रहा है। कह रहे हैं कि जिसमें किसका पैसा लगा हुआ है, यहां से हमने वहां पैसा लगाया और वो पैसा दे रहा है किसको? स्टार्टअप को। तो बोला इना चोलबे, वो रिकॉग्नाइज लेंडर नहीं होगा। किसके लिए? आपको पता है बाकी जगह वो लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप में क्यों नहीं? देखिए हम कितने दुष्ट हैं, रिस्क है स्टार्टअप में, तो कह रहे हैं अपने ही देश वाला बंदा तो वहां जाकर के ब्रांच खोला है, पैसा वहां से ही तो यहां आ रहा है, और अगर वहां वाले हैं तो 3 साल वाला भी है तो बोलते लगा ले मस्त, डूबोगे तो तुम ही तो डूबोगे, तो ऑटोमेटिक रूट में भी परमिशन दे दिया। तभी तो उनके लिए अलग से कानून बना है कि चल 3 साल, 7-10 छोड़िए, सिर्फ 3 साल का भी है तो भी ऑटोमेटिक रूट क्या है? अवेलेबल है। फॉर्म, किस फॉर्म में? तो कहा कि लोन के फॉर्म में होगा या क्या होगा? क्यों नॉन कन्वर्टेबल है? कन्वर्टेबल होगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? तब एफडीआई जैसा चीज हो जाएगा, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो या ऑप्शनली क्या कह रहे, कैन बी फॉर्म, लोन हो सकता है या नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शियल कन्वर्टेबल क्या हो सकता है? ऑप्शनली हो सकता है, कंपलसरी वाला अलाउड। इनके में थोड़ा और फ्रीडम दे दिया ताकि और ज्यादा लोग क्या कर सकें? इन्वेस्टमेंट कर सकें। करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी या क्या होगा? चलिए यहां पे कोई खास बात नहीं है। अमाउंट लिमिटेड टू कितना? 3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। अब याद कीजिए बाकी के लिए कितना था? तो है भी तो छुटकन की महाभारत, अपने आप को क्या बोल रहा है? स्टार्टअप बोल रहा है। अच्छा इससे ज्यादा चाहिए तो नहीं मिलेगा क्या? वेरी गुड, मिलेगा। हर चीज जो भी नहीं दिया हुआ सब मिलेगा, जब तक वो रेस्ट्रिक्टेड ना रहे। बस क्या चाहिए? एक्सक्लूसिव परमिशन चाहिए। ठीक है। ऑल इन कॉस्ट कह रहे हैं कि शैल म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द बोरोवर एंड किसमें, कि टोटल कितना जो है वो खर्च प्रोसेस के दौरान, ये दोनों के बीच की बात होगी। एंड यूज फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ बिजनेस ऑफ द बोरोवर। दुष्टता की जो है हद कर दी हमने। देखिए जरा क्या लिखा है, ऑल एक्सपेंडिचर। पता है अभी वर्किंग कैपिटल ही होंगे, कौन सा जाकर के जो है वो सीधे जो है वो प्लांट मशीनरी ला रहा है, और डेली जो है वो यूजेस, एडवर्टीजमेंट और ये सब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बोला इसी काम के लिए तो वो पैसे ले रहा है, तभी तो हम नहीं दे रहे हैं, आपसे बोला है लूटने के लिए कि डूबेंगे तो आप भी तो डूबेंगे। तो बोला कि सारे काम के लिए कर सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कन्वर्जन इनटू इक्विटी का, कन्वर्जन इनटू इक्विटी इज फ्रीली परमिटेबल। बस किस चीज को ध्यान में रख करके, स्टार्टअप के लिए जो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रखा है वो गाइडलाइन को यूज करते हुए, जो आपका सेक्टोरियल कैप वगैरह होता है। इसमें गिरवी क्या रख सकते हैं? मूवेबल, इमूवेबल या इंटेंजेबल एसेट। लोन ही तो है तो इन चीजों को गिरवी रख सकते हैं। कन्वर्जन रेट जो है वो क्या रहेगा? एट द मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ व्हाट एग्रीमेंट। अब यहां पे कहा कि अदर प्रोविजन लाइक पार्किंग ऑफ ईसीबी वगैरह वो वैसे ही एप्लीकेबल रहेगा जो किस केस में एप्लीकेबल है? बाकी के ईसीबी के केस में है। लीवरेज रेशियो जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं बोलता हूं तो आप यकीन नहीं मानते। यहां पे कह रहे हैं इक्विटी रेशियो विल नॉट बी, इसका मतलब समझे? वो जो 7:1 था, स्टार्टअप है, वो पैसे ज्यादा चाहिए, इक्विटी कहां से ज्यादा होगा इनके पास?
तो कह रहे कोई बात नहीं है, इनके ऊपर कंडीशन नहीं लगाया। मैंने आपको बोला बहुत दुष्ट तरीके से हमने लॉ बनाए हैं ताकि हम भी चुन चुन के सबसे बदला ले सकें। और हम जितने तेज हैं ना लॉ बनाने में, कोई और नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम ब्रीच करने में माहिर हैं। तो जो जितने बड़े चोर होते हैं वो उतना ही शातिर तरीके से चीजों को सिक्योर करते, क्योंकि उनको पता है कहां कहां से घुसा जा सकता है, तो उन जगहों को वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यहां पे बोला 7:1 वाला भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये सारा किसके बारे में? ईसीबी के। तो देखिए ईसीबी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा ईसीबी में? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में हमने पढ़ा कि इंडियन एंटिटी, एकदम ध्यान से समझिएगा, इंडियन एंटिटी इंडिया से बाहर क्या करने जा रही है? क्या करेगी उस पैसे से? बिजनेस करेगी, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंडिया में फॉरेक्स आएगा। लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन जरूरी है ताकि जो है कुछ गड़बड़ी बीच में ना हो जाए। तो इसके लिए हमने नॉर्म्स बनाए कि कौन जो है वो फंड रेज कर सकता है और किन किन कामों के लिए जो है वो फंड क्या कर सकता है, रेज कर सकता है। तो ये हमने जो है वो यहां देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई ईसीबी से जो है वो फंड क्या करना चाहता है, रेज करना चाहता है, तो उस केस में जो है वो क्या तरीका वो अडॉप्ट करेगा, यानी कि लोन के फॉर्म में, एफसीसीबी के बीच में, एफसीईबी किस तरीके से करेगा। साथ में हमने दो अलग से देखा, एक देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए प्रोविजन और एक हमने किसके लिए देखा, स्टार्टअप के लिए। तो चलिए फिलहाल हमारा ईसीबी पूरे तरीके से खत्म है।